राजनीति कम से कम मेरा इश्क वो नहीं है। एक राजनीति होती सेवा की राजनीति, जन सेवा, जिसमें आम जनता, गरीब जनता, उसका भला कैसे किया जाए ये भी राजनीति के माध्यम से ही हो सकता है। हाँ, मेरा वो इश्क है। मैं उस इश्क में पला हूँ कि संवेदनशीलता, जनता में ये जो बहुत नीचे चला गया एक वर्ग, उसको कैसे उठाया जाए, ये मेरा इश्क है। अब जहाँ तक इश्क का विषय है, राजनीति का इश्क, मुझे इस संदर्भ में आप लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब विषय है ये जो पेपर लीक। देखिए, परीक्षा एक योग्यता को मापने का पैमाना होता है। हमारी सरकार से पहले, कांग्रेस की सरकारों में या उससे पहले की जो सरकारें हैं, उन सब सरकारों में ये विषय योग्यता को नापने का कहीं नज़दीक भी नहीं था। उनको तो केवल अपने लोग कैसे वो आगे शासन में आए, कैसे वो कर्मचारी बने, कैसे उनके माध्यम से हम आनंद लें, कैसे राज को भोगें, ये सब वो करते रहे। हमने आने के बाद ये तय किया कि ये जो 35 साल सेवा करने वाला ये जो कर्मचारी है, जनता की सेवा करेगा, ये योग्यता के आधार पर आना चाहिए, ठीक व्यक्ति आना चाहिए, पारदर्शिता के तरीके से आना चाहिए। हमने सारे उसके प्रबंध किए। पहले जिन लोगों ने परीक्षाएं ली, उनकी परीक्षाएं जो भर्ती की, कोर्ट्स में चैलेंज हुई, और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद कुछ मानो 5-7 उन्होंने FIR भी की, तो जिनके खिलाफ FIR की उन्हीं को सुरक्षित बचा लिया गया, बेकसूर घोषित करा लिया गया, क्योंकि कोर्ट में भी आखिर प्ली करने वाले तो वही लोग हैं, हमने किस ढंग से करना, उनको बचा लिया गया। केवल 14 साल में 2001 से 2014 तक 6 मात्र FIR हुई। हमने अभी 2014 से लेकर 2021 7 साल में 43 FIRs हुई, 43 FIR। इसका मतलब ये है कि हम गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते। उस 48 में भी 28 FIR तो हमारे हरियाणा के अपने जो बच्चे यानी परीक्षा दे रहे थे वो हरियाणा सरकार के माध्यम से, और जो 15 है जो केंद्रीय ऐसे जो परीक्षा दी जाती है उसमें नकल के। हाँ, एक विषय आपने निकाला, पेपर लीक। ये 3 प्रकार के ऐसे जो गलत काम परीक्षा देने वाले लोग करते हैं। एक है लीकेज, पेपर लीक, एक है पेपर आउट, और एक है नकल। पेपर लीक 28 या 29 जगह जो कहा जा रहा वो नहीं है। पेपर लीक 1 या 2 जगह पर तो पेपर लीक कह सकते हैं कि परीक्षा होने के बाद पहले ही पेपर बाहर हो गया और उस परीक्षा पत्र का आंसर की वो सर्कुलेट हो गई, ये है पेपर लीक। एक बार कोई परीक्षार्थी अपने एग्जामिनेशन हॉल में अंदर बैठ गया, वहाँ से पेपर की किसी प्रकार से लीक यानी चोरी करके वो सेंटर से बाहर आया है, वो है पेपर आउट। पेपर आउट की भी 3 घटनाएं हुई हैं। हमने चाहे पेपर आउट की घटनाएं हुई, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो गई, जैसे हमें पता लगा तुरंत हमने पूरा परीक्षा उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। जबकि ये लोग कभी परीक्षा कराते ही नहीं थे। केवल साक्षात के आधार के ऊपर हम अपने लोगों को किस प्रकार से अंदर डाल दें, चाहे वो पटवारी की, चाहे वो आपकी PTI की भर्ती हो, चाहे आपकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती हुई हो, चाहे वो क्लर्कों की भर्ती हुई हो, कितनी भर्तियां इनकी कोर्ट ने रद्द कर दी। लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ आप बड़े सेंसिटिव भी हैं, ये 28-29 बार आपको रद्द करना पड़ा? नहीं, केवल 3 बार हमने रद्द किया। 28 तो केसेस हैं, FIRs हैं, जिसमें इक्का दुक्का नकल के केसेस हैं। अच्छा। वो नकल के केसेस हमने FIR तो फिर ये ऑपोजिशन के लोग मैं लगातार देख रहा हूँ 28-29 मामले पेपर लीक के ये लगातार चिल्ला रहे हैं। आलोचना के लिए आलोचना करना यानी खिलाफत करना, ये इनका फसाना है। भवन खुद जलाना है और उसके बाद खुद ही उसके ऊपर अफसोस मनाना है, यानी इस प्रकार का ये शोर करते हैं। नहीं तो ये पेपर लीक कितने हुए? जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन से पहले एक पेपर बाहर आ गया, 2 पेपर आउट, कुल मिला के 3 मामले। और परीक्षाएं रद्द कितनी हो गई? 3। मतलब अब तक 7 साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की हैं। हमने की हैं, रद्द होगी किसी बाहर के आदमी ने नहीं की हैं, इनकी सब कोर्ट ने रद्द की हैं। इन्होंने तो भर्ती करने के बाद कितने तमाशे किए। बैकडोर एंट्री करते थे, रेगुलराइजेशन की पॉलिसी ले आते थे कि आज तक जितने आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 में किए हैं इनको रेगुलर कर दो। इन्होंने 1994 में, 2003 में, 2008 में, 2011 में, 2014 में, अल्टीमेटली 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकडोर एंट्री बंद करो, किसी प्रकार की इस प्रकार की भर्तियां नहीं करेंगे। और जिस कारण से हाई कोर्ट ने भी इनकी 2014 की जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी उसको रद्द किया
और उसके बाद तो कभी रेगुलेशन का कोई एक्ट, कोई पॉलिसी बनी ही नहीं है। लेकिन ये तो उसकी बड़ा जिम्मे करते रहे। गंभीर मसला है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है और हम लोग भी चूंकि आपको भी फॉलो करते हैं, हमारा काम अपोजिशन को भी फॉलो करना है। ये 28-29 का आंकड़ा लगातार चल रहा है 28 एफआईआर हुई, 28 FIR हुई है। हाँ, 28 एफआईआर को ये कहते हैं सब पेपर लीक हो गया। पेपर लीक 1, पेपर आउट 2, बाकी सब एफआईआर हैं। एफआईआर का मतलब एक भी व्यक्ति कॉपिंग चीटिंग करता हुआ मिल गया तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। हमारे पास सारा डाटा रिकॉर्ड है। आप 28 पेपर लीक की उनकी कहानी उनसे पूछो तो सही कि कौन कौन सा 28 पेपर है बताइए लीक कर। 28 एफआईआर को अगर वो पेपर लीक कहेंगे तो एक पेपर लीक जो अभी जो मसला चल रहा है, जो तत्काल ये एक पेपर लीक वाला ये मसला है। सिपाही का एक मसला है जिसके अंदर 5000 सिपाहियों को चयन करने के लिए लगभग 6.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन एक दिन पहले ही वो पेपर आउट हो गया। अगले दिन वही पेपर आउट जो हुआ वो सर्कुलेट हुआ। हमने उस दिन सवेरे वाले उसमें तो नहीं की, हमने कहा चलो सायंकाल वाले में और देख लेते हैं, सायंकाल का पेपर अलग होता है, क्या अगर दोनों में लीक है तो सारा रद्द करेंगे। उसके 8 तारीख को फिर 2 शिफ्टें थी, हमने 7 तारीख को शाम को जो है उन पेपर्स को 7 और 8 दोनों को रद्द कर दिया। ठीक है, और पेपर आउट का 2 हुआ मसला। 2 उससे पहले पेपर आउट, एक है ग्राम सचिव का और एक दूसरा है ग्राम सचिव के अलावा शायद ALM जो लाइनमैन हैं बिजली बोर्ड के। तो ये 3 हुए और रद्द भी 3 ही हुए। रद्द 3 हुए जो हमने किए। क्योंकि फिर मैं ऑपोजिशन से ये पूछूंगा कि फिर ये 28-29 की लिस्ट फिर आनी चाहिए। लाओ ना जी, बिल्कुल लेकर के आओ, क्योंकि मैं तो उसको बड़ा गंभीरता से ले रहा था। बहुत झूठ, एकदम सरासर सफेद झूठ। अच्छा, ये एफआईआर हुई है, वो एफआईआर नंबर मैं दे सकता हूँ कि कहाँ किस किस विद्यार्थी के खिलाफ, किस किस परीक्षार्थी के खिलाफ हुई, कौन कौन पेपर देने गया। कुछ तो इम्पर्सोनेशन के हुए कि उसकी जगह पर दूसरा आदमी बैठ के पेपर देने चला गया, उनको भी पकड़ा हमने। वो तो इंडिविजुअल केस हुआ, इंडिविजुअल, वो तो मान लीजिए इंडिविजुअल केस है और इंडिविजुअल FIR भी हुआ। एफआईआर हुई है, FIR हुई होगी, इंडिविजुअल हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चूंकि ये मसला इतना ज़्यादा हो गया और एक आपके ही मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री हैं, ऑपोजिशन तो हल्ला कर रही थी, लेकिन ऑपोजिशन ने कभी भी पहले CBI का जिक्र नहीं किया था। ये बात तब सामने आई जब अनिल विज साहब ने चिट्ठी लिख दी और ये जारी कर दिया कि CBI की इंक्वायरी कराई जाए। मेरी अनिल विज साहब से बात हुई, होम मिनिस्टर से। आखिर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो अपने गृह मंत्री के साथ लगातार बात करता रहता हूँ। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँचती है, आखिर तक पुलिस नहीं पहुंचती है, तो अंत में हमको अगर CBI की भी जांच के लिए कहना पड़ेगा तो कहेंगे। लेकिन मुझे संतोष है इस बात का कि हमारी पुलिस वहां उस लेवल तक पहुंच गई है जहां ये पेपर छपाई हुई, जहां से ये पेन ड्राइव के अंदर ये आगे दिया गया, इसको 5 लाख रुपए में बेचा गया, जम्मू से बिका, जम्मू के बाद ये कश्मीर गया, कश्मीर में दूसरे ने खरीदा, 5 लाख से 10 लाख में खरीदा, 10 से फिर वो 20 लाख और 1 करोड़ रुपए तक वहाँ आकर के वो पेन ड्राइव हरियाणा में बिका। 26 लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, इसलिए सारा वो पर्दाफाश हो चुका है। अब जो प्रिंटिंग के बाद आगे उसके सूत्र कहाँ हैं, उन मालिकों तक, या बीच में एक आध कड़ी ऐसी है जो लोग गिरफ्तार करने के लिए हमको जगह जगह उसके छापे मारने पड़ रहे हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। ये सब अंत तक हम पहुँच गए हैं, इसलिए इस पूरा पर्दाफाश इसका हो चुका है। कहीं भी इसमें जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको आखिर तक पहुंच करके उसको सजा दिलाई जाएगी। मतलब CBI की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आगे पहुंचने में कहीं कोई ऐसा डेड एंड आ गया, मान लो डेड एंड आने के बाद हमारी पुलिस के काबू में नहीं आया, तो हम किसी और बड़ी एजेंसी को भी दे सकते हैं। क्योंकि हुड्डा साहब को मैंने सदन के अंदर आपके साथ ही बातचीत के क्रम में सुना, वो कह रहे थे कि चूंकि ये इंटर स्टेट मसला हो गया है तो बेहतर है कि एक ऐसी एजेंसी को दे दिया जाए। इंटर स्टेट में भी पुलिस की कोऑर्डिनेशन होती है, DGP लेवल से DGP लेवल तक, वहाँ की CID से हमारे CID के, इनके सबके कोऑर्डिनेशन होते हैं। और आखिर जो आसपास के स्टेट्स होते हैं इनका तो हमारे कई मसलों में कोऑर्डिनेशन है। इसके जो आपका नारकोटिक्स है इसके अंदर भी होता है, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इसमें भी होता है, जो टेररिज्म है इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन है। तो ये कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हमारी आसपास की स्टेट्स की पुलिस सब एक दूसरे के साथ मिल करके इन चीज़ों की खोज करती है। एक बड़ा मसला है जब पेपर जैसे मान लीजिए लीक हो जाए या आउट हो जाए और परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है। और आपको पता है कि जो बेरोज़गारी का मसला है, तमाम कोई भी है जो बच्चा वो चाहता है नौकरी में जाए। अब एक तो वो बेरोज़गार है, उसने पढ़ाई भी की तो अपना समय भी लगाया, पैसे भी खर्च किए, और सब आदमी तो लखपति करोड़पति नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार से भी लोग आते हैं। परीक्षा रद्द हो गई, वो गया सेंटर पे, उसमें खर्च हुआ, वो मतलब फॉर्म भरा, उसमें खर्च हुआ,
हालांकि इस मसले को ना तो मैंने सरकार की तरफ से और ना ही विपक्ष की तरफ से, विपक्ष की जवाबदेही थी इस मसले को सदन में लाना, सरकार के संज्ञान में जो उसका मौलिक कार्य है, लेकिन मैंने देखा नहीं किसी ने इस मसले को उठाया। जब कभी कोई परीक्षा रद्द होती है, बड़े घराने के लड़के हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब या पिछड़े या सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पे हैं, उनको जो नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई के बारे में सरकार कभी सोचती है? देखिए, पहली बात तो शशि जी ये देखिए कि इस पेपर को रद्द न करते तो क्या होता, गलत लोगों की एंट्री हो जाती, ये तो सारे रह जाते जो होशियार बालक थे। इसलिए उन सब बालकों का जो डिजर्व करते हैं उनको न्याय मिला, पहला विषय तो ये, वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। दूसरा, हमने ये तय किया है कि अगर किसी कारण से उनके 2 महीने 4 महीने बाद दोबारा से जब परीक्षा हम घोषित करेंगे, दोबारा से अगर फार्म भरवाएंगे तो उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे। पहली बात तो यह है कि हमको इन्हीं को मान्य करना या नए सिरे से ऐड करना जरूरी नहीं, नए सिरे ऐड करना, हम इनकी परीक्षा भी दोबारा एक स्वच्छ ढंग से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी परीक्षा देने वाले ने ऐसा दोष नहीं किया, ये दोष तो बाहर के लोगों ने किया है। हाँ, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे परीक्षा देने वाले थे जो इस लालच में उन लोगों को पैसे अपने दे चुके। अब वो परीक्षा के अंदर अगर उनकी नकल नहीं चली तो उनको नुकसान हो गया। वो तो नुकसान, और हो तो बेहतर है, अच्छा है, ऐसा आदमी अगर होता तो अच्छी बात है। तो ऐसे जो नई परीक्षा देने के लिए चाहे यही हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन, तो भी इनका पैसा नहीं लगेगा, नई रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी तो भी इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा जिन्होंने पैसा पहले भर रखा है। और अब आगे तो हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, अभी तक तो लागू नहीं हुआ, लेकिन अगली ग्रुप सी और डी में हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और एक नेशनल टेस्ट एजेंसी के माध्यम से टेस्ट लेना, वो सब कर रहे हैं। उसमें तो एक परीक्षा जो होगी 3 साल तक लागू रहेगी, वो मेरिट लिस्ट बन जाएगा, वो मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए, और उस आधार पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो या जहां भी हो, हर साल एक नया एग्जाम होगा, उसके अंदर मिक्स होता जाएगा। 3 साल पहले वाले बाहर होते जाएंगे, अगले 3 साल में जो आए हैं वो उनके क्रमबद्ध तरीके से मेरिट लिस्ट पे मिलता चला हिसाब से, जैसे एस्टेट होता था पहले, अब एस्टेट तो सारी लाइफ के लिए कर दिया, पहले वो 5 साल के लिए होता था, अब ये हमने 3 साल के लिए एक नया टेस्ट की परंपरा चालू कर रहे हैं, ताकि 3 साल में एक ही बार उसको किसी भी फार्म भर के उसका जो खर्चा होता है वो करना पड़ेगा। तो एक बड़ी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ, चूंकि मैं जनहित से जुड़े हुए मसले पे आपसे बातचीत करने के लिए हूँ यहाँ पर, ये जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जिसे रद्द किया आपने, इसमें जो भी परीक्षार्थी हैं, चाहे नया रजिस्ट्रेशन हो या सरकार पुराने वाले को ही माने, खर्च नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले फार्म भर रखा उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो पहले से फॉर्म भर, नया फार्म भरा और इसमें जो नए लोग आते हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पुराने वाले को पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी आर्थिक भार उन पे नहीं पड़ेगा। ये आप इसकी घोषणा कर रहे हैं? आप नहीं, बिल्कुल मैं घोषणा कर चुका हूँ विधानसभा में ये जी। हाँ, तो ये मतलब ठीक है। हाँ, सीबीआई, मेरा तो इसमें कहना ये है, हम तो फिर भी इन नौजवानों का भविष्य खराब ना हो, इनके साल खराब ना हो, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए रद्द कर रहे हैं। ये लोग तो ऐसे अनाप शनाप ढंग से पहले भर्तियां करते थे, और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब वो 8-10 साल नौकरी करते करते हो जाता था, उसके बाद उसको बाहर करते थे, उसका आगे भविष्य भी खत्म हो जाता था, ओवर एज हो जाते थे। यानी इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियाँ रद्द की, जो पीटीआई की वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की। इवन जेबीटीज़ के जो इनकी भर्तियां हुई थी, इम्पर्सोनेशन, यानी पेपर किसी का है और उसकी जगह कोई जाके बैठ गया, उनके भी हमने अंगूठे और सिग्नेचर के मैचिंग करा करके, और बहुत बड़ा एक्सरसाइज हमने की, उसमें से जो लोग ठीक थे उनको नौकरी हमने आके दी, बाकी सारे बाहर हुए। और वो भी चूँकि जेबीटी टीचर्स उसके अंदर अगर वो नहीं करते तो बहुत हज़ारों ऐसे लोग थे जिनका भविष्य ही खराब हो जाता। चलिए, चूँकि हम जब युवाओं की बात और परीक्षार्थी और नौकरी और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एक बड़ा मसला अभी हाल फिलहाल में आया कि जो बेरोजगारी दर को लेकर के एक आंकड़ा आया एक एजेंसी का, जिसमें ये कहा गया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। खट्टर साहब जो कहते हैं कि हमने हरियाणा को नंबर 1 बनाया हुआ है, तो यकीनन ये नंबर 1 है, और बेरोजगारी में नंबर 1 एक एजेंसी का एक आंकड़ा आया। एक दूसरा भी आंकड़ा है जिसमें 9 पॉइंट, उस एजेंसी का नाम बता दीजिए क्या आपके पास लिखा? जी, वो एक, आप भी कुछ उसका नाम रखते हैं, CIM कुछ, CMIE, उसका कुछ फुल फॉर्म भी रखते हैं आप? वो है कुछ आपके पास, क्या है आप तो आपका पहुंचा हुआ नाम? नहीं, नाम का मतलब एजेंसी तो वही है। उसने कहा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पूरे देश में बेरोजगारी दर है। दूसरी एजेंसी है वो ये कहती है, CMIE जो है, जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था,
दूसरी है वो कहती है कि 9.9% बेरोजगारी है, नेशनल एवरेज 13.3 है। हरियाणा में नौकरी का मसला, आपको याद है पिछली बार जब आपकी सरकार थी पिछले टेन्योर में, तो आपकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा मसला था न खर्ची न पर्ची। इस बार उसके आगे बढ़ना होगा। 2 साल दिवाली में पटाखे छूटेंगे आपके 2 साल वाले। अब ये बेरोजगारी का एक मसला बहुत बड़ा मसला है, इसको कैसे टैकल करेंगे? 5-2-7 साल लगभग आपको होने को आए। देखिए, बेरोजगारी बहुत थी और हमने लगभग पिछले 7 साल में 13 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। अब हर साल लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं, रोज़गार दिया माने उनके लिए अवसर पैदा किए हैं। सरकारी नौकरी इतनी नहीं होती, सरकारी नौकरी तो साल में 10 से 15 हज़ार निकलती है। हमने पिछले टर्म में 80,000 लोगों को नौकरी दी थी। अब कोविड के कारण से स्पीड थोड़ी 2 साल कम रही है, इसमें 12-13 हज़ार लोगों को ही नौकरी दे पाए हैं। लेकिन ये पिछले 2 साल की कमी हम आगे अगले 3 साल के अंदर पूरा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस बार फिर 70-75-80 हज़ार नौकरियाँ हम साल में सरकारी नौकरियाँ दे पाएँ। वो चाहे ग्रुप सी की हैं, डी की हैं, ए की हैं, बी की हैं, सब तरह की। लेकिन प्राइवेट नौकरियों में जो इन्वेस्टमेंट के नाते से खास करके एमएसएमई में बहुत लोग हैं जो छोटे छोटे अपने अपने उद्योग लगा रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। स्टार्टअप भी बहुत आ रहे हैं, यानी जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर इस नाते से बहुत लोग लाइन में आ रहे हैं। इसलिए कोई बेरोजगारी का बहुत बड़ा हताशा भरा कोई आंकड़ा ये जो CMIE का कह रहे हैं, ये सरासर एक गैर जिम्मेदाराना ये एजेंसी है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। कांग्रेस स्पॉन्सर्ड इसलिए कि इसके जो CEO हैं मिस्टर शाह, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो मिस्टर शाह यानी चिदम्बरम के जानकार व्यक्ति हैं। निफ्टी का जो एक कांड हुआ था, स्कैंडल हुआ था, उस निफ्टी स्कैंडल के वो कर्णधार हैं। 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के वो एक प्रकार के कल्प्रिट उसमें पाए गए थे। इनके जो आगे उनके डायरेक्टर हैं वो भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के व्यक्ति हैं। इसलिए CMI की किसी प्रकार के आंकड़े को छूने की जरूरत नहीं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। वरना यही CMI एक समय 2015-16 में इन्होंने हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो बहुत कम, मात्र 5-6% दिखा रखी है, और वही इस समय में 28-30% दिखाती है। अगर 28-30% को मान लिया जाता तो हर आदमी हमको बेरोजगार धन में आता निकट भविष्य में। हमारे अपने आंकड़े जो आपने कहा, केंद्र सरकार का एक आंकड़ा 9.9%, हाँ, वो सांख्यिकी केंद्र सरकार की एक है जिसका हर साल लेबर डिपार्टमेंट की ओर से वो पब्लिश होती है। सेंट्रल बल्कि जो आंकड़ा है केंद्र का वो 13 ऑल इंडिया का 13.3 है। हमारे यहाँ 9 पॉइंट समथिंग वो आयावर लोएस्ट, उत्तर भारत के जितने प्रांत हैं लोएस्ट बेरोजगारी हमारे यहाँ है। और एक और इससे आगे का आंकड़ा बताता हूँ। हमारे यहाँ हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया है, इस परिवार पहचान पत्र में हम उस व्यक्ति से पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, आप बेरोजगार हैं या रोजगार आपके पास है, या आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कुछ लगे हुए हैं, या विद्यार्थी हैं, या हाउसवाइफ हैं, या जो ऐसे लोगों में सिर्फ 6.1% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेरोजगार बताते हैं। अब इतनी बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, यानी एक व्यक्ति आज एक काम करता है, पढ़ा लिखा है, वो शायद ग्रुप डी की नौकरी लिए हुए है, वो कल को चाहता है मेरी ग्रुप सी की बननी चाहिए, बी की बननी चाहिए, मैं और आगे प्रोग्रेस करूं। ये बेरोजगार नहीं होते। बेरोजगारी वो जिसके पास कोई काम नहीं, आय का साधन ना हो, सीधी सीधी बात। अगर किसी के पास कम आय का साधन है, आगे बढ़ने की इच्छा सबकी है, सब आगे बढ़े। बल्कि आगे बढ़ने के लिए तो हमने कर्मचारियों को, अपने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को और छूट दी है। पहले कभी भी किसी नेक्स्ट पोस्ट, हायर पोस्ट के ऊपर अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते थे, उनको अपने मूल जो विभाग था उससे NOC लेनी पड़ती थी। हमने वो NOC ख़त्म कर दी। हमने कहा कि जस्ट यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर डिपार्टमेंट, आप किसी भी एग्ज़ाम में अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप नौकरी पर जाइए। कोई आपको ये कहने वाला नहीं कि आप क्यों गए। बहुत एतराज़ भी हमारे विभागों ने किया, हमने कहा नहीं, उसका एक राइट है अपने आप को अपग्रेड करने का, तो इसलिए वो NOC खत्म कर दिया हमने। मतलब उसको तो होना ही चाहिए। आजकल तो ट्रेन में और फ्लाइट में चलते हैं तो ऑटो अपग्रेडेशन हो जाता है। अगर सीट खाली है और आप एलिजिबल है, आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, पैसे जमा हो जाते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता है? हमने कर दिया। आपकी सरकार में सहयोगी पार्टी है JJP। जब आपके खिलाफ पिछली बार चुनाव जब वो लोग लड़ रहे थे तो 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को बड़ा मुद्दा बनाया था। आपकी सरकार ने उसको मान भी लिया, लेकिन
जैसे इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं वो सदन के अंदर जब आप लोग बातचीत करते हैं, किताबों में, इश्तिहार में, अखबार में दिखाई तो पड़ता है कि भाई ये हो गया 75% रिजर्वेशन फॉर हरियाणा यूथ इन प्राइवेट सेक्टर। ज़मीन पे वो दिखाई नहीं पड़ता है। कि अभी चूँकि वो कुछ देर पहले ही उसका एक्ट बना है, उस एक्ट में हमने प्रावधान कर दिया है। अगला स्टेप उसका ये है कि जितनी प्रदेश की एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, हम सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई समय लगता है इन चीज़ों को उतारने पर जमीन। उसका रजिस्ट्रेशन हम पोर्टल पर HUM हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम HUM, ये एक पोर्टल हमने बनाया है, सबका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कुछ समय में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वर्तमान में जो लोग वहाँ लगे हुए हैं, सबसे पहले उसका डाटा हम लेंगे, वरना अगर वो डाटा नहीं लिया तो इस 75% को इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ डिमांड इंडस्ट्री की ओर से आई है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो हमें उसमें से छूट दे दी जाए, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ जिस टाइप का उनको चाहिए हो सकता है हरियाणा में उनको न मिले। उस पर विचार कर रहे हैं कि कुछ सालों तक हम ये जो उसका जो इनकम लेवल है, उसका जो स्टाफ का ग्रेडिंग करके कि जो टेक्निकल हाई टेक्निकल स्टाफ ग्रुप डी का, ग्रुप सी का, इस लेवल के लोगों को हम 75% उसके ऊपर लागू करेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस में है और मुझे लगता है कि 75% हम करेंगे तो हरियाणा में जितने लोग हैं उनको ज़रूर नौकरी मिलेगी। और अगर उद्योग को हरियाणा से लोग नहीं मिलते तो उनको फ्री हैं, दे आर फ्री टू हैव द अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट फ्रॉम एनी स्टेट। उनको हरियाणा के लोग नहीं मिले तो मतलब जिस क्राइटेरिया में उनको चाहिए जॉब सीकर्स या स्टाफ चाहिए, वो अगर ना मिले तो वो फ्री है कि बाहर। जस्ट डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है कि ये हमने तरीका अपनाया था, हमने एडवर्टाइजमेंट की थी, उसमें हरियाणा के लोग यहाँ से इतने आए, बाकी नहीं आए, तो DC को जस्ट इन्फॉर्म करेंगे और बाहर से ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार गया हुआ था, रोहतक जींद वाले रोड पे मैं था, तो मुझे एक सज्जन बड़े मिल गए, यूथ ही थे। कहा कि सरकार इस तरह के फैसले तो ले आती है और फैसला आने के बाद नेताजी का, पार्टी का माल्यार्पण, स्वागत समारोह सब हो जाता है, लेकिन वो फैसला होता हुआ नहीं दिखता। नहीं हो रहा है। तो ये कब तक माने कि सर मतलब कि अब बहुत थोड़े समय तक उनका रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, मतलब एक आध साल के अंदर मान लें, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, यानी कि 2021-22 के शुरुआती दौर तक ये मतलब और हो जाएगा। तो टारगेट है कि 2024 के अंत तक एक भी व्यक्ति हरियाणा का बेरोजगार नहीं रहेगा। ये हमारा अगला टारगेट है। ठीक है, कितने तक? 2024 एंड तक। 2024 एंड तक, मतलब अगली बार जब आप इलेक्शन लड़ने जाएं एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे हैं सर? मैं आप समझ रहा हूँ। 6 लाख लोग हैं, उन 6 लाख को हम इतना फैलाव कर रहे हैं अपने उद्योग का, MSME का, इसका उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और हम तो अभी 1 लाख परिवार ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनके घर में कमाई करने वाला कोई नहीं है या उनके पास काम नहीं है, उनको मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत अभी इसी साल के अंदर काम देंगे 1 लाख लोगों। मतलब 2024 तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ये कह रहे हैं हरियाणा में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा जो अपने आप को कहे मैं बेरोजगार हूँ। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हम उसको काम बताते हैं वो काम नहीं करता है, वो कहता मुझे ये काम नहीं चाहिए, उसको बेरोजगार नहीं मानेंगे। मतलब नीचे स्टार लगा के कंडीशन अप्लाइड। आज क्या है, आज स्थिति है हर किसी को मुझे गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, मुझे DC रेट चाहिए। आखिर उद्योग करने के लिए हमको जो लोग चाहिए, जिसके लिए मैंने 75% की रिजर्वेशन की है, वो अगर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के हरियाणा के लोगों को लगाना चाहते हैं और व्यक्ति हरियाणा का वहाँ नहीं पहुँचता, इसका मतलब क्या है? हम मानेंगे उस समय कि एवरीबॉडी इज। अच्छा, आप ये मान लेंगे कि हाँ, मतलब आखिर जो आदमी काम उसको ऑफर कर रहे हैं और काम करने के लिए नहीं आता है, तो फिर ऐसे बेरोजगार जो जिन्होंने कुछ करना नहीं है, उनके पीछे जबरदस्ती तो काम नहीं करा सकते। हमारे यहाँ राइट टू वर्क तो है कि कोई हमसे काम मांगे तो हम उसको काम देंगे, लेकिन ड्यूटी टू वर्क नहीं है कि हम जिसको कहें नहीं काम करो, जरूर करना पड़ेगा। ड्यूटी टू वर्क का कोई नहीं है। चलिए 2024 का हम भी इंतजार ही करेंगे सर। ये परिवार पहचान पत्र, अभी नीतीश जी आए हुए थे 10, 12, 15 लोगों को साथ में लेकर के, अपने उनके भतीजा तेजस्वी भी साथ में थे, प्रधानमंत्री जी के पास गए, कह रहे थे ये जो जनगणना है इसमें जाति आधारित होना चाहिए, और वो अपना डेलीगेशन लेके गए थे। तो मेरा मूड हो रहा था नीतीश जी को मैं फ़ोन करूं कि आप एक बार मनोहर लाल जी से बात कर लीजिए
वो आपको एक बीच का रास्ता बता देंगे जहां मोदी जी के यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। हम तुमको बता देंगे परिवार पहचान पत्र लागू कर लो और अपना कर लो। ये वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना तुम लागू कर लो। अब ये परिवार पहचान पत्र आपको मैं सुन रहा था 64 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ये तो आपने 2024 की तैयारी कर ली है। आपके पास एक एक व्यक्ति का डाटा होगा हमारे पास जी, यानी आपको पता होगा कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। वोट का विषय नहीं है, कौन वोटर है कौन नहीं है ये जरूर पता होगा। और वो वोटर मनोहर लाल जी का सपोर्टर है कि नहीं, या बीजेपी का सपोर्टर है, रखने की जरूरत भाई नहीं। विपक्ष इसको लेकर के परेशान है, करता रहे, परेशानी होती रहे उसको। मुझे तो ये है कि मुझे काम इतना कर देना है कि हर व्यक्ति नहीं जाए नहीं, हम काम इतने कर देंगे। हम जनहित के काम करने वाले हैं, हम वोट बैंक को तैयार करने वाले लोग नहीं हैं। जातियों के हिसाब से वोट बैंक तैयार करो, व्यवसाय के हिसाब से वोट बैंक तैयार करो, मोहल्लों के, इलाकों के, जिले के, ब्लॉक के हिसाब से वोट बैंक तैयार करो, नहीं। हम कहते हैं पूरा हरियाणा एक है, ये हरियाणा का मेरा पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणा में एक। सब हरियाणवियों की चिंता करना, चाहे वो जन्म लेने वाला शिशु है और चाहे आयु को, पूरी आयु को प्राप्त होने वाला ऐसा व्यक्ति जो भगवान जिसको बुलाने वाला है, वहाँ तक एक एक व्यक्ति की चिंता करना, ये मेरा काम है। मैं अपोजिशन वालों को कह रहा था कि जब मनोहर लाल जी आए थे तो बहुत सारे लोग कहते थे अरे कितने दिन, 6 महीने चलेंगे, 1 साल चलेंगे, नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, ये तो प्रचारक है, ये तो संगठन वाले आदमी हैं। अब मैं उनसे मिलता हूं तो पूछता हूं कि अब क्या ख्याल है आपके बारे में, ये परिवार पहचान पत्र वाला ऐसा आपने इम्प्लीमेंट कर दिया कि पूरे हरियाणा का आंकड़ा आपके पास होगा। डर गए हैं। बीजेपी में वो आपकी वो लिस्ट बनती है, पन्ना वाला जो है, तो ये पन्ना ही वाला तो सरकारी पन्ना बना दिया आपने पूरे हरियाणा का। आखिर सरकार को डाटा लेने में दिक्कत क्या है? क्या सरकार को ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरे प्रदेश में कौन व्यक्ति क्या करता है, किस परिवार की सोशो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, कौन सा परिवार क्या काम करता है? क्या उसका डाटा सरकार के पास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो वो ले रहे हैं। आखिर पहले भी तो अगर हम अलग अलग टुकड़ों में जो हमारे पास डाटा रखा हुआ है, पीडीएस, सब परिवारों का डाटा हमारे पास है कि नहीं है, कितने सदस्य हैं परिवार में, कितनों का वो राशन लेता है, वही तो नहीं है ना जो राशन नहीं लेते। विद्यार्थी जितने सरकारी स्कूलों में हैं, प्राइवेट स्कूलों में, उनका एनरोलमेंट सब हमारे पास है कि नहीं है। ऐसे ही जो किसी भी स्कीम में, लेबर डिपार्टमेंट में, वो डाटा हमारे पास है कि नहीं है। मनरेगा में जितने रजिस्टर्ड हैं वो डाटा हमारे पास है कि नहीं है। करना पड़ेगा ना, अब तो सब एक साथ हो गया आपके पास। अलग अलग रहने से जो मिसयूज होता था, पैसे का भी मिसयूज होता था, स्कीमों का मिसयूज होता था, जो अनडिजर्विंग लोग वो डिजर्विंग लोगों की सारी योजनाओं का पैसा खुद खा जाते थे। कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि ये जो सरकार इकट्ठा कर रही है डेटा, इसका इस्तेमाल अगले चुनाव में या बीजेपी अपने तरीके से कर लेगी। इसलिए परेशान नहीं है, वो परेशान इसलिए है कि ये जो सरकार सारा कुछ इकट्ठा कर लेगी तो जितना गोलमाल किया जाता है वो गोलमाल सारा उजागर हो जाएगा, और उस उजागर होने से हमारे लोग फंस जाएंगे, क्योंकि इन्हीं ने पाले हुए वो लोग हैं जो हर प्रकार के धंधे करते थे, हर प्रकार की कमीशनें लेते थे, 2 नंबर का धंधा करते थे, प्रॉपर्टीज, ज़मीनें किसके नाम क्या है, ये इनको जब इकट्ठा होकर एक जगह आ जाएगा तो इनको कम से कम हरियाणा में तो कोई बख्शेगा नहीं। हरियाणा से बाहर ये क्या कर रहे हैं वो बाहर वाले जाने, लेकिन अपने प्रदेश में किसी प्रकार की सुविधा कोई भी आदमी लेता है, कोई कंसेशन लेता है, कोई लाभ लेता है, उसको परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर करके ही लेना होगा। हमारी कोई सेवा बिना परिवार पहचान पत्र के लेना चाहता है तो उसको कंसेशनल रेट पर नहीं मिलेगी, उसको पूरे दाम पर मिलेगी। मतलब बाध्य है, कराना ही कराना है। नहीं, पूरे दाम पर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी परीक्षा है, एग्ज़ाम है, ये जो लोग भर्ती के लिए आते हैं, अब भर्ती में इनसे 500 रुपये लिया जाता है, लेकिन क्या खर्चा 500 रुपये होता है? ये 1500 से लेकर 2000 रुपये तक होता है। हम एक रेट वो तय कर देंगे कि जिसने परिवार पहचान पत्र नहीं बनाना वो पूरा खर्चा दे। हम एक्सचेकर के ऊपर, हरियाणा के एक्सचेकर के ऊपर किसी ऐसे आदमी का बोझ क्यों डालें, यानी उस आदमी का बोझ हरियाणा एक्सचेकर पर क्यों आए जिसकी जानकारी हमें नहीं है कि हरियाणा का है कि नहीं है। हरियाणा का डोमिसाइल होना, हमको सरकार को जानकारी होना, ये इसमें क्या आपत्ति है? अच्छा, एक और वेरी सीरियस नोट, ठीक है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं, वो तो पॉलिटिक्स और ये सब चलता रहता है, हो सकता है उसका आप इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन उस डेटा के सिक्योरिटी, चूँकि साइबर क्राइम
आजकल डेटा जिस तरीके से लीक होते हैं, क्योंकि उसमें उसका आधार नंबर, अकाउंट नंबर, तमाम तरह की चीज़ें उसमें होंगी। और डेटा आज की तारीख में जो सबसे बड़ा क्राइम होता है वो होता है डेटा। डेटा का ही पूरा खेल है। ये जो टेलीफोन वाले लोग और ये सब जितना टेलीमार्केटिंग देखते हैं, डेटा आज की तारीख में इज़ द ज़मीन का टुकड़ा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आजकल, डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। पूरा खेल उसी पर आधारित है। उसको कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो सिक्योर्ड रहेगा? देखिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ आईटी डाटा, इसके मैकेनिज़्म है बने हुए। आखिर तो सारे बैंक दुनिया भर के ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो गए हैं, उनका भी तो डाटा सिक्योर है। हमारे यहाँ आधार, इसका डाटा भी सिक्योर है। और हमने इस परिवार पहचान पत्र के सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग एंगेज किए हैं जो इस सारी चीज़ों के तज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, कि हमने टेक्नोलॉजिकली अपने आईटी डाटा को सिक्योरिटी कैसे की है, जो हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है वो हमने लागू की है। और इसमें कोई भी ज़रा भी यानी गड़बड़ करने वाला कोई डिपार्टमेंट का भी आदमी है, उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट वो हमने इस एक्ट में रखी है। इसलिए मतलब आप एश्योर्ड है? मैं एश्योर हूँ कि हमने तो जो आधार बनाने वाले लोग हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वॉल्व थे उनको भी हायर किया हुआ है। इसलिए मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, उस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं हो सकता, मेरे किसी अधिकारी को ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट है वो तो हमारे पास है, वो सब कर रहे हैं। ठीक है। अब चूंकि ये एक आप पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं, तो जाहिर है कि आने वाले समय में आपको इसमें ये भी जानकारी हो जाएगी कि उस परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो क्यों हुई है। अभी कोविड सेकंड फेज़ का दौर चला और एक बड़ा कंसर्न रहा। उस वक्त हम लोग आपसे भी बातचीत करते रहे, यदा कदा कई बार मदद भी मांगी है। एक बड़ा मसला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, हरियाणा में भी उठा और उठ रहा है कि बहुत सारी मौतें ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट या ना होने की वजह से। जो शुरू में अफरा तफरी का माहौल था वो तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही लेकर के था। अब आप कहते हैं कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, तो ये इतनी जिम्मेवारी या गंभीरता या विद अथॉरिटी कैसे कह पाते हैं आप? एक बात शशि जी मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड में बहुत से पहलू थे कोविड पर ध्यान करने के लिए। वो सोशल भी थे, हेल्थ सर्विस भी थी, मेडिकल ग्राउंड पर भी था, प्राइवेट, सरकारी, बहुत से इन्वॉल्वमेंट सबकी हुई हुई थी। मैंने अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट किसी एक विषय में पूरे उस कोविड में सारी चीज़ों का ध्यान में रखता ही था, रोज़ाना मीटिंग भी करते थे, हमारी जो हाई लेवल मीटिंग होती थी, लेकिन अगर एक विषय में मैं बहुत इंटरनली जा कर के इंटरफेयर करता था तो वो था ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। रात को 11 बजे तक हमारे सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अमित अग्रवाल, ये रात को मैं इनको 10-11 बजे तक बुलाता था। मल्टीपल सोर्सेज से मैं डाटा लेता था, मंगवाता था कि किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं और हर समय के पेशेंट, सुबह से लेकर शाम तक कितने पेशेंट वहाँ ऑक्सीजन पर हैं, कितने वहाँ वेंटिलेटर पर हैं, कितने आईसीयू में हैं, कितने जनरल बेड्स पर हैं। चारों प्रकार का डाटा हर अस्पताल का, एकदम संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हज़ारों हॉस्पिटल जो भी प्रदेश में हैं, शायद 8-10 हज़ार हॉस्पिटल होंगे सब जगह के, तो ऐसे सब के मिला करके ये मेरी जानकारी यहाँ आती थी। हम प्रतिदिन उस स्टेशन की कितनी रिक्वायरमेंट आज की रही है, अगले दिन उसमें 1-2% जोड़ करके भेजते थे। अगले दिन संख्या कम होती थी तब ऑक्सीजन कम करते थे। किसी स्टेशन पर ऑक्सीजन कम नहीं हुई। हाँ, 2-3 शिकायतें जो आई हैं उसके ऊपर हमने इंक्वायरी बैठाई है, 3-3 इंक्वायरी बैठाई हैं। मिसमैनेजमेंट का विषय एक जगह का आया है, मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन।